अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाजिब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। नए माली साल के पहले माह ही तिजारती खसारे में 25% इजाफा। हजम 3 अरब 94 करोड़ डॉलर रहा। जुलाई के दौरान दरामदात में 18% का बड़ा इजाफा हुआ। बरामदात भी 9% बढ़ गई। पाकिस्तान सोलर पैनल्स के बाद बैटरी इंपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में शामिल। 2.5 साल में 6 गीगावाट सलाहियत की बिजली स्टोरेज इंक्रीमेंट दरामद किए गए। और हुकूमत का 14 अगस्त के बाद फिक्स टैक्स आसान स्कीम पर अमल दरामद शुरू करने का ऐलान। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की ताजिरों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा छोटे दुकानदारों को रिलीफ मिलेगा। अब बात करेंगे गैर मुल्की करेंसीज की। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 72 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो इसकी कदर में 14 पैसे इजाफा हुआ। बरतानवी पाउंड 3 पैसे सस्ता होकर 373 रुपये का आ गया है। इसके साथ साथ आपको गोल्ड के हवाले से बताएं, आज भी बड़ा इजाफा गोल्ड मार्केट में देखा जा रहा है। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन बड़ा इजाफा हुआ। 11,300 रुपये फी तोला महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत 4,49,000 रुपये हो गई है। 2 रोज में 21,000 रुपये कीमत बढ़ गई। 10 ग्राम भी 9,688 रुपये महंगा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो सोना $113 बढ़कर 4,268 डॉलर फी ओंस हो गया है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे गंदम की दरामद के फैसले का। वफाकी हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया है। पास्को के पास महफूज ज़खायर में से भी सूबों को 10 लाख टन देने की तजवीज़ है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के मुताबिक सूबों से जो डिमांड आ रही है तो तलब 20 लाख टन तक पहुंच सकती है। सूबों को इजाज़त देंगे कि वो खुद भी गंदम इंपोर्ट कर सके। आइंदा सीजन में कीमत बढ़ाने की तजवीज़ भी है ताकि किसान ज़्यादा काश्त कर सके। बाहर से आने वाली गंदम 4,300 रुपये फी मन में पड़ेगी। 34 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला खर्च होगा। दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी 4 सूबों से मामले पर मुशावरत भी कर रही है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने नई रिलीज़ की जाने वाली गंदम की कीमत 3,800 रुपये मन मुकर्रर कर दी है। गंदम इंपोर्ट करने का फैसला इस लिहाज से भी हैरान कुन है कि कुछ हफ्ते पहले तक हुकाम ये दावा करते हमें दिखाई दिए कि मुल्क में ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। 2 करोड़ 98 लाख टन मकामी पैदावार होने और फिर 20 लाख टन पुराने रिजर्व मौजूद होने का दावा भी किया जाता रहा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गंदम कहाँ गई। दूसरी जानिब हम देखें तो सिंध में छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब ने दूसरे सूबों को फरामी पर पाबंदी लगा रखी है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने भी एतराफ़ किया कि सूबों ने छापे मारे लेकिन गंदम नहीं मिल सकी। माहिरीन इसका जिम्मेदार IMF को भी ठहराते हैं और पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों को भी ठहराते हैं, जिसने गंदम खरीदारी के अमल से हुकूमतों को बाहर निकालने की शर्त रखी। प्राइवेट शोबे की शमूलियत पर जोर दिया गया। उस दौरान पंजाब हुकूमत ने भी हर साल अपनी पॉलिसी को तब्दील किया। 2024 में किसान से गंदम खरीदना बंद कर दिया गया और 2025 में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का निज़ाम भी मुतारिफ कराया गया। मौजूदा साल में निजी कंपनियों के जरिए खरीदारी का मॉडल अपनाया गया। मार्केट जराये के मुताबिक प्राइवेट स्टॉकिस्ट गंदम ज़खायर को रिलीज करने में ताखीर कर रहे हैं। बहुत से रिजर्व्स को छुपा लिया गया है ताकि जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर मार्केट में लाकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, जैसे कि हम दीगर मार्केट्स में भी देखते हैं। अब देखना यह होगा कि गंदम जैसी अहम अजनास के मामले पर आइंदा क्या पॉलिसी होगी। मामलात ऐसे ही चलेंगे या कुछ बेहतरी इसमें लाई जाएगी। इसी मामले पर बात करने के लिए आज अपने नुमाइंदे ज़हीर अली से सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। उस बढ़ते अपने मेहमानों की तरफ। ज़हीर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़हीर, हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले हुकाम बड़े दावे करती थी गंदम की दस्तयाबी तो ऑलरेडी हमारे यहाँ तसल्ली बख्श है। फिर ये अचानक क्या हुआ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है और आज भी हमारी बात हुई है वजारत फूड एंड सिक्योरिटी में। उनका ये कहना है कि हमारे पास जो स्टैट हैं, जो ज़रूरत है इस वक्त स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारे पास गंदम दस्तयाब है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम होल्ड कर ली गई है, जिसकी वजह से जो मार्केट शार्टेज है, जो मार्केट में जो कीमत बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए हुकूमत अब इम्पोर्ट करने का फ़ैसला कर रही है। और इम्पोर्ट कितनी की जाएगी, फ़िलहाल सूबों की जानिब से 20 लाख मेट्रिक टन का जो डिमांड दी गई है और सूबों ने यह भी नहीं बताया कि किस सूबे की रिक्वायरमेंट कितनी
कितनी है और इस वक्त स्टॉक कितने हैं। अगर ओवरऑल स्टॉक की बात की जाए तो सालाना जो हमारी ज़रूरत बनती है पास्को के पास जो ज़खायर पड़े होते हैं उसको मिला के तो तकरीबन 32 मिलियन मेट्रिक टन तक जो हमारे पास जो टोटल डिमांड है वो होती है। और उसके मुताबिक जो हमारे पास इस वक्त स्टैटिस्टिक्स मौजूद है उसके मुताबिक हमारे पास गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। इस वक्त हुआ ये है कि प्राइवेट कंपनियों से सिंध के अलावा, चूँकि वफाक के भी आप पे भी प्राइवेट कंपनी, पंजाब गवर्नमेंट के भी आप पे भी प्राइवेट कंपनी, IMF की जानिब से नई शर्त आयद की गई कि वफाकी हुकूमत गंदम की ख़रीदारी से निकले और सूबों को भी इससे निकाले और इसको प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ा जाए। और प्राइवेट सेक्टर की जानिब से जो गंदम खरीदी गई उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं वो कहाँ गए और होल्ड कर लिए गए, किसने होल्डिंग की, क्या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है FBR का जिसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जिस तरह चीनी पे लगाया गया था वो कहाँ गया। तो ये बड़े सवालात हैं। इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल ये है कि महंगाई का तूफ़ान है, आटे का रेट बढ़ रहा है, गंदम मार्केट में शार्ट कर ली गई है। 10 लाख मेट्रिक टन जो मंगवाई जाएगी वो पोर्ट पे 4500 में पड़ेगी और उसके बाद उस पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सीज जो है वो माफ़ किए जाएंगे और उसके बाद भी मार्केट में वो जो आम लोकल गंदम है इस वक्त मार्केट में उसका मुकाबला नहीं करेगी बल्कि महंगी पड़ेगी। तो ये मुझे यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी का लग रहा है कि सूबों की जानिब से जब ये जिम्मेदारी ली जाती है कि जो ज़रूरत है ओवरऑल इस वक्त पंजाब की और KP की और सिंध की उसको अगर देखा जाए और जो गंदम यहाँ पे पैदा हुई है, जो डेटा हमें दिया गया है उसके मुताबिक इस वक्त मिसमैनेजमेंट है, गठ जोड़ है और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर किरदार अदा करना चाहिए कि गंदम होल्ड कर ली गई है और उसके बाद मुनाफाखोरी की वजह से इस वक्त गवर्नमेंट इस पर मजबूर हुई है। और हर दफ़ा यही होता है, चाहे चीनी हो गंदम हो, कि एक दफ़ा होल्ड कर ली जाती है फिर वो महंगी कर दी जाती है। जब बाहर से स्टॉक मंगवाती है वो स्टॉक भी महंगा होता है और उसके बाद लोगों को दिया जाता है। तो ये लोगों के साथ मजाक है, एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम जो उसको मौसर बनाना चाहिए। आपने तफसील में आगाह किया इस हवाले से और इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोकर साहब, किसान इत्तेहाद के सदर हैं और साथ में डॉक्टर काशिफ मजीद साले साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के माहिर भी हैं, इस वक्त SDPI से वाबस्ता भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब भी आऊँगा और अब सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, ये सूबों ने 20 लाख टन गंदम की डिमांड की है, ऐसी क्या वजह बनी कि गंदम मंगवाना पड़ रही है हमें? कुछ हफ्ते पहले तक तो बड़े दावे होते थे, हुकाम ज़रूरत के मुताबिक रिजर्व होने का दावा भी कर रहे थे। जब वफाकी हुकूमत 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रही है, कहाँ गई हमारी इजाफी गंदम? जी बहुत शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ कि हमारी नालायकी भी है, नाअहली भी है और मुल्क दुश्मनी भी है। हमने अपने काश्तकार को सपोर्ट नहीं किया, उसके बदले आज हम बल्गारिया के काश्तकार को, यूक्रेन के काश्तकार को, रशिया के काश्तकार को, फ्रांस के काश्तकार को डॉलर दे के वहाँ से गंदम लेके आएंगे। पाकिस्तान में काश्तकार भी मर गया और एंड कंज्यूमर भी मर गया। जब काश्तकार ने अपनी गंदम सेल की तो इन 3 सालों में काश्तकार को बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और इसी तरह एंड कंज्यूमर को भी नुकसान हुआ कि जिस रेट पे काश्तकार से ली गई एंड कंज्यूमर को उस रेट पे ना मिल सकी। यानी कि जो गरीब आदमी है, एक टांगा चलाने वाला, रेडी चलाने वाला है, एक क्लर्क है, एक चौकीदार है जिसकी इनकम बहुत कम है, जिसको आटा सस्ता मिलना चाहिए था उसको आटा सस्ता नहीं मिला। हमने स्टार्ट में अपनी 80% गंदम बेची है इस साल 2800 से लेकर 3200 रुपये में, उसके बाद जाकर रेट 3500 हुआ है। लेकिन क्या गरीब आदमी को आज जो आटा मिल रहा है वो 150 रुपये किलो से यानी कि 6000 मन से ऊपर मिल रहा है इस वक्त, वो भी मारा गया जो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी तरजीहात गलत है, हमारी पॉलिसियाँ गलत है। हम अपने कुछ ऐसे नाहल और नालायक लोग बैठ के जो बातें डिसाइड करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, फैसले जो करते हैं गलत फैसले करते हैं। मुझे आप एक चीज़ बताएं साहब, सबसे पहले तो ये बताएं ये पिछले 3 सालों में हुआ क्या है? ये अभी हमें ये सामना करना पड़ क्यों रहा है? मैं आपको अर्ज कर 2023 में जब हमें गंदम बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, 35,87,000 टन गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि जब वो समरी गई तो वो 1 मिलियन टन की थी। सेक्रेटरी ने उठा के फेंक दी कि इसका कैप ख़त्म करो 1 मिलियन टन का। वो 35,87,000 टन मंगवाई गई। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में उसको बचा दिया गया TOR में कि गंदम इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी एंड 2023 में, और इन TOR में लिखा गया कि फरवरी 2024 से आगे देखा जाए। ये पहला जुल्म तो ये हुआ काश्तकार के साथ। फिर 2024 में जब हुकूमत ने कहा हम 3900 में ख़रीद करेंगे, हुकूमत ने ख़रीदारी ना की कि हमने डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेशन को फिर 8 अगस्त को हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक लेटर जारी करके रेट नोटिफाई कर दिया 2600 से लेकर 2700 रुपये तक, जबकि उसी साल हुकूमत ने हमारी 3410 रुपये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी। यानी कि पैदावारी लागत हमारी 3410 रुपये और हुकूमत हमें कर रही है पंजाब में
मुख्तलिफ अजला का 25-25 रुपये रेट के फ़र्क के साथ 2600 से लेकर 2700 रुपये तक इससे ऊपर सेल नहीं कर सकते। 2800 रुपये के ऊपर काश्तकारों के ऊपर FIR दर्ज हुई। फिर उससे अगला साल 25 आया, जो अभी आपने फरमाया EWR सिस्टम के तहत खरीदारी होगी, वो बिल्कुल फेल हुआ, एक दाना भी ना खरीदा गया। इस साल हमें 26 में कहा गया प्राइवेट एग्रीगेटर परचेज करेंगे। 1 अप्रैल से खरीदारी शुरू होती है, एक भी प्राइवेट एग्रीगेटर ने आके खरीदारी ना की। एंड के ऊपर मई में उन्होंने जो खरीदारी की 4,80,000 टन, वो फूड डिपार्टमेंट ने उनको ज़बरदस्ती लोगों से उठा के दी है, ना कि उन्होंने खुद काश्तकार से खरीदारी किया। यानी कि हमारी जो पॉलिसियां थी, जो सिस्टम था, वो सारा टोटली फेल हुआ। साहब खरीदारी नहीं की या होल्डिंग की जा रही है, जरा ये भी क्लियर कीजिएगा। सर मैं हुकूमत ने देखे ना, मेरे जब 30 लाख टन खरीदनी थी, क्यों नहीं खरीदी गई? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं आपको अर्ज करूं, मैं अगर गंदम स्टोर करता हूं एज ए काश्तकार पैसे कमाने के लिए, मेरे ऊपर वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हराम है वो मुनाफा। मेरे लिए बिजनेस ये हराम कर दिया गया कि मैं मुनाफे के लिए गंदम स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमत के ऊपर फर्ज करार दिया गया। हुकूमत उसमें से क्यों निकली है? ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक़्त से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जाओ गंदम स्टोर करो एज ए हाकिम। क्यों छोड़ा गया? देखे ना, अब 26 में काश्तकार के साथ देखे ना, इस वक्त आप काश्तकार की तो पैदावारी लागत नहीं निकाली गई, क्यों नहीं हुकूमत अनाउंस करती है काश्तकार की लागत? साथ ही रहिए, डॉक्टर काशिफ साहब ये मौजूद हैं, मैं उनको गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर काशिफ साहब, जाहिर है हम इस पूरी सूरत-ए-हाल को समझना चाह रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे भी तकरीबन 1,00,000-1.25 लाख मीट्रिक टन की बताया जा रहा है कि गंदम इजाफी है, ऐसा क्या हुआ? फिर जाहिर है बहुत सारे सवालात उठते हैं, इस पूरी सूरत-ए-हाल को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी भी बात सुन रहा था, अभी किसान इत्तेहाद के रिप्रेजेंटेटिव उनकी भी बात सुन रहा था, तो मुझे 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत प्रोमिनेंट निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले जो इशू है, जो डी रेगुलेशन जो आपकी वीट की प्रोक्योरमेंट की है, वो एक इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी तेज़ी से की गई है कि उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स थे, पॉलिसी के स्टेप्स थे, या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करते, वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं डेवलप हुआ। दैट्स वाई ये जो कन्फ्यूजन है कि आपकी हाई प्रोडक्शन जो 2023-24 में आई, और अब आपके तकरीबन 26-27 मिलियन मेट्रिक टन जो आपकी अब प्रोडक्शन है वीट की, तो इसमें हाई प्रोडक्शन और लो प्रोडक्शन के दरमियान भी आप जो है कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अभी 2 से 3 महीने नहीं हुए और आपको वीट क्राइसिस का और ये डिस्कशन का मौका बन गया है, जबकि ये नवंबर-दिसंबर में हम लोग अमूमन डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। तो ये सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारे जो प्रोसेस हैं, पॉलिसीज़ आपने कंटिन्यूसली, आपने भी बताया कि हम कंटिन्यूसली उसमें शिफ्ट करते रहे, हर साल हमारी शिफ्ट करते। अब तकरीबन अभी 2026 में जो ये प्रोक्योरमेंट हुई है, 11 कंपनीज ने उसको प्रोक्योर किया है, और वो प्राइवेट कंपनीज ने। अब वो कहाँ पे स्टोर हुई है, वो किधर है, कितनी प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकलता है कि डाटा और जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर भी कि जितनी वीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिजिटल वो रिकॉर्ड हो, हर सूबे के अंदर, हर तहसील के अंदर रिकॉर्ड हो, और फिर वो एक नेशनल लेवल पे डेटाबेस बने। एक तो इस तरह की चाहिए। और डॉक्टर काशिफ साहब, जैसा कि हम ये भी सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, पिछले बरसों में हमारे पास गंदम वाफिर थी, हत्ता कि पिछले साल की 20 लाख टन गंदम अब भी मौजूद है। फिर क्या वजह है कि हम ये कहें कि फिर सिर्फ ये पॉलिसीज का ही हम देख रहे हैं कि मसाइल हैं, या किसान भी इस वक्त गंदम कम काश्त कर रहा है, कोई ऐसे मसाइल भी हैं? देखिए, किसान ने तो मार्केट सिग्नल से इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ वो देखें, हर साल मार्केट किसान की जेब से पैसा निकल रहा है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो DAP या दूसरी यूरिया की खाद जो स्काई रॉकेटेड प्राइसेस हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फिर उसके बाद और उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जब इंक्रीज कर रही है, और फिर मार्केट में जब वो प्रोड्यूस लेके आता है तो उसको कोई खरीदने वाला अच्छी प्राइस के अंदर कोई नहीं है। तो आप क्या ख्याल है कि आप वो अगले साल क्या वो उसी एकरेज के हिसाब से गंदम काश्त करेगा? बिल्कुल नहीं, वो लाजमी तौर पर ये सोचेगा कि मैं अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करूँ। ये रैशनल बिहेवियर है, फार्मर्स भी हमारे इसी तरह सोचते हैं। आपको बताऊं कि मसला ये है कि हमारा जो फार्मर है वो मार्केट, जो एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें एज अ प्लेयर इंक्लूड नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम वो सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पे हम फार्मर को लेते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है खालिद साहब। मैं ये लाऊंगा कि हमारा जो किसान है उसको एक प्लेयर के तौर पर मौजूद होना चाहिए।
और जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं खालिद साहब, पंजाब वो सूबा जो गंदम का 75% से ज़ायद पैदा करता है, और फिर कहा यह जाता रहा कि पंजाब की जो मौजूदा सीज़न में पैदावार है उसकी अपनी ज़रूरत से ज़ायद रही है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पंजाब ने विफाक से 10 लाख टन गंदम की डिमांड की है। ये कुछ अजीब सी खबरें आ रही हैं फिर तो। जी असल सबसे बड़ी वजह आप ये देखें ना कि काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर रहा, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब काश्तकार को इससे पिछले 2 सालों में 2200 अरब रुपए का सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ तो उसने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की। जहां पे हम 23,90,000 टन DAP इस्तेमाल करते थे, वहां इस साल 13 लाख टन पिछले साल इस्तेमाल हुई। और अगले साल के लिए मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ, 2 प्लांट अभी यूरिया के बंद कर दिए। इन्होंने IPPs को ओबलाइज किया, माफिया को ओबलाइज किया और प्लांट बंद किया, यानी कि आपकी रोटी बंद की है, मैं ये कहूँगा खाना बंद किया। आपका गंदम की पैदावार में कमी आएगी। यूरिया जब सप्लाई एंड डिमांड का मसला बनेगा, जिस तरह इस वक्त गंदम की सप्लाई एंड डिमांड का मसला है तो रेट ऊपर चला गया है, इसी तरह यूरिया का रेट भी वो भी ब्लैक होगी। देखिए ना, हुक्मरान फैसला करने वाले, जहाँ पे माफिया को सपोर्ट किया जाए, IPP वाले जो खून चूस के हैं पूरी 25 करोड़ आवाम का, उनको ओबलाइज किया जा रहा है। ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है वो बंद है जी। और अगले साल के लिए मैं अभी हुकूमत, पिछले साल मैंने जो कुछ कहा था वो सच साबित हुआ है जी। जो मेरे TV प्रोग्राम में गंदम काश्त का, मैं इस दफ़ा भी कह रहा हूँ कि अभी से बैठे 2 महीने बाद काश्त तो नहीं है, अक्टूबर एंड में, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी निकाले, एक इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन बनाए हुकूमत, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ 25% प्रॉफिट के साथ रेट अनाउंस कर दे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ अगली दफ़ा आप कम अज़ कम 3 से 4 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकेंगे, कोई मसला ही नहीं है। और एक एग्रीकल्चर मुल्क के तहत हमें एक्सपोर्ट ही करते हुए दिखाई देना चाहिए पाकिस्तान को, इंपोर्ट की तरफ तो जाने नहीं चाहिए हमें। देखें ना, अगर काश्तकार का ये मुआशी कत्ल करेंगे, काश्तकार की बात ही नहीं सुनेंगे, आप ये सुन के हैरान होंगे। एक चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जब से मोहतरमा चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब आई हैं, उन्होंने आज तक काश्तकारों को स्टेक होल्डर नहीं समझा, ना उनसे आज तक कोई मुलाकात की, ना मीटिंग की आज तक। जब से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब आए हैं, उन्होंने आज तक काश्तकारों के साथ किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं की, कोई मुशावरत नहीं की। क्या हम पाकिस्तानी काश्तकार, हम स्टेक होल्डर नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे? क्या हम फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन नहीं हैं? देखें ना, इस पाकिस्तान में काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। उसे मराहत ही क्या मिल रही है काश्तकार को? डॉक्टर काशिफ साहब, ये जो इस वक्त हमारे पास खालिद साहब कह रहे हैं कि एक तो काश्तकार को हमें स्टेक होल्डर बनाने की जरूरत है, जब सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है तो ये भी सोचना होगा। और साथ में जब आप पॉलिसियों का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब, 3 साल के दौरान 3 बार पॉलिसियों में तब्दीलियां हुई हैं। पंजाब हुकूमत ने सरकारी खरीदारी बंद करके जिम्मेदारी फिर प्राइवेट सेक्टर को दी, ये हमने देखा। फिर प्राइवेट सेक्टर पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई कि वो गंदम के ज़खायर को कम रिलीज़ कर रहा है ताकि जो कीमतें हैं वो बढ़ने के बाद फिर सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाया जा सके। ये फ़ायदा फिर ज़ाहिर है किसान को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, और जो आवाम है उनको महंगी जो गंदम है वो मिलती है, आटा महंगा होता है, महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, इसमें ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी खालिद साहब भी बात कर रहे थे कि कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। आप इर्द गिर्द के जितने ममालिक देखें और उसमें फार्मर्स की बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस हैं। अभी मेरे ख्याल में मैंने जितना ट्रैवल करता हूँ देही इलाकों में और सर्विस करता हूँ, वहाँ पे फार्मर्स जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। आपने ट्रेडर की एग्जांपल देखी, ट्रेडर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड हैं और गवर्नमेंट को घुटनों पे टेक दिया कि वो कोई ना कोई एक बहुत लो लेवल की कोई टैक्स रजीम जो है उनके साथ इस्टेब्लिश कर सके। तो वो अगर इतने मुद्दे हैं तो फार्मर्स को खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फार्मर्स को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उनकी वॉइसेस जो हैं वो हर्ड होनी चाहिए, सुनी जानी चाहिए। तो इस सेंस में मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो आपने बताया कि कंटिन्यूसली 3-4 पॉलिसीज जो है पंजाब गवर्नमेंट में और नेशनल लेवल पे राइज हुई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो वेयर हाउस, हाँ जी, ये इसके पीछे जो अगर हम इसको एक साइड पे कर दें कि बदनीयती कोई है या नहीं है, इस एंगल को निकाल भी दें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इंफॉर्मेशन का कम होना है। ठीक है, पूरे अक्रॉस पाकिस्तान कहाँ पे कितने वेयर हाउसेज हैं, कितने वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी है, अगर एक फॉर्म में अगर वो उसको हम अडॉप्ट करते हैं उस पॉलिसी को, तो वो फार्मर कैसे उसको अपनी प्रोड्यूस को उस वेयर हाउस तक लेके जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सी चीजें हैं, सारी चीजों को देखते हुए इंफॉर्मेशन की दस्तयाबी होना बहुत जरूरी है। खालिद साहब, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये IMF कितना जिम्मेदार है इसका? कीमत मार्केट तय करे, IMF कहता है निजी शोबा खरीदे और हुकूमत सिर्फ जो महदूद स्ट्रेटेजिक ज़खायर है वो रखे। IMF की जो डीरेगुलेशन पॉलिसियाँ हैं इसकी वजह से किसान कितना मुतासर हुआ है?
लेकिन जी पहली बात तो यह है कि डी रेगुलेशन वाला हमें धोखा दिया गया, IMF का नाम इस्तेमाल किया गया। एक तरफ जब हमारी बारी आती है डी रेगुलेशन है, उसके बाद उसको रेगुलेट किया जाता है। डी रेगुलेशन से मुराद ये है कि हुकूमत का रोटी का रेट तय कर सकती है, ना आटे का कर सकती है, ना गंदम का रेट तय कर सकती है, ना बैनुल अजलाई पाबंदी लगा सकती है, ना बैनुल सूबाई पाबंदी लगा सकती है। तो हुकूमत ने सारे वो काम जो IMF कहती थी करो, वो सारे ही नहीं किए। अगली बात यह है जी, हम आज भी कह रहे हैं या डी रेगुलेट करें या रेगुलेट करें या डी रेगुलेट करें, आधा तीतर आधा बटेर ना करें। हमें हर पॉलिसी मंजूर है, लेकिन एक तरफ हुकूमत चले। हुकूमत जब हमारी बारी आती है तो कहती है डी रेगुलेट है, जब उसके बाद रोटी का रेट तय करती है, गंदम का रेट तय करती है, हर चीज़ तय करती है। और मैं जो इंपॉर्टेंट बात अगले साल के लिए करना चाहता हूँ, मुझे अगले साल बड़ा भयानक नज़र आ रहा है। एक तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे प्लांट बंद किए हैं फर्टिलाइज़र के, ये चलाएं, वरना आज से 2-2.5 साल पहले काश्तकारों को सप्लाई एंड डिमांड पे हमने 150 अरब रुपया फर्टिलाइज़र हमने ब्लैक में खरीदे। 150 अरब रुपया असल रेट से हमने ज़्यादा अदा किया था। अब भी यही होगा। और अगले साल अगर ये गंदम के यही हालात रहे तो आपको याद होगा कि 2.5-3 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया था। सही। अब मुझे उससे खालिद साहब अभी होने क्या जा रहा है, ये जो इंपोर्ट की जाएगी, अब जो डिमांड रखी गई है सूबों की जानिब से, ये इंपोर्ट विफाक करेगा और फिर सूबे इसकी कीमत अदा करेंगे, ऐसा ही होगा? सर पहली बात तो यह है कि एक इंडिपेंडेंट इस पे एक कमीशन इंक्वायरी करे कि आज हमें इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आई है, जिम्मेदार कौन है। उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काश्तकार जिम्मेदार नहीं है, ये मैं आपको आज कर दूं। काश्तकार का तो मुआशी कत्ल किया गया है। आज हम डॉलर बाहर खर्च कर रहे हैं, अपने काश्तकार को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। आपको अंदाजा है कि हमारी 5 रुपए 35 पैसे 1 यूनिट 1 रेट वाली बिजली हमें 50 रुपए यूनिट पे चली गई। हमें 4,000 रुपए वाली DAP 17,000 पे चली गई है। यूरिया 1,000 रुपए वाली हमारी 4,500 पे चली 4,500 पे चली गई है। पेस्टिसाइड का रेट बढ़ गया, लेबर चार्जेस बढ़ गया। काश्तकार क्या करे? काश्तकार के लिए तो मौत है। आप यकीन कर लें कि इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, ना सेहत के हालात अच्छे। काश्तकार ज़राअत को बर्बाद कर दिया इन्होंने। मैं ये ज़राअत के बारे में कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका पॉइंट आ गया खालिद साहब। और ये बात जब हम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है 34 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला इस पर खर्च होगा। लैंड कॉस्ट अलग होगी इंपोर्ट होने के बाद, और उसके बाद फिर क्या होगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। खालिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें वक्त दिया। डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दीगर टॉपिक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की, जिसके बढ़ते इस्तेमाल के खतरात भी हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है, खबरदार किया है कि AI का फैलाव लेबर मार्केट को मुतासर करेगा। खतरात से 2-4 ममालिक भी पाकिस्तान उसमें शामिल है, जहां पर 14% मुलाजमतें खतरे में पड़ सकती हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका भी इससे मुतासर होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में पहले ही बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा मौक़े फराहम नहीं कर पा रहा है। तालीम याफ्ता नौजवान सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि AI उनके काम को तेज़ रफ्तारी से करने के काबिल है। अगर हुकूमत ने रोज़गार पैदा करने और नौजवानों की रीस्किलिंग और डिजिटल कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इकदाम ना किए तो सूरत-ए-हाल संगीन हो सकती है। मौजूदा साल में अमेरिका की ही 5 बड़ी कंपनियां मसनूई जहानत में 775 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो पाकिस्तान की 408 अरब डॉलर की मजमूई कौमी पैदावार से भी ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि AI पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसके मौसर इस्तेमाल से वो तरक्की सिर्फ 10 साल में हासिल की जा सकती है, जिसके लिए 100 साल दरकार होते हैं। इन ममालिक को बड़े डाटा सेंटर्स या महंगे AI मॉडल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मकामी ज़रूरियात के मुताबिक कम लागत वाले AI टूल्स हैं उसको अपनाया जा सकता है। जब हम अप स्किलिंग की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो ये उन ममालिक में शामिल है जहां आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.1% पर पहुंच चुकी है। हर साल लाखों नौजवान तालीम मुकम्मल करके मार्केट में आते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। इसी मामले पर हमने बात करनी है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आपको बताएं कि हमारे साथ मौजूद हैं CEO पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी डॉक्टर अली सलमान साहब हैं, और बिलाल गिलानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। बिलाल गिलानी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप मुख्तलिफ सर्वेज कंडक्ट करवाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पर भी आप लोग ऐसे सर्विस करा चुके हैं। एक तो बताएगा अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल सब पाकिस्तान में क्या है, जो आप लोगों का रीसेंट इस वक्त सर्वे है, या कोई नंबर्स हैं जो आप हमसे शेयर कर सकें?
जी बिल्कुल। सो आई थिंक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नंबर्स जमा करती है वो ही एक बड़ी तशवीशनाक सी पिक्चर रेज करते हैं। लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 जो रिलीज किया गया रिसेंटली, उसके मुताबिक भी सन 2021 के मुकाबले में मेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें तकरीबन 40 से 50% इजाफा है। जो शरह थी 2021 में वो 5.5% की थी अनएम्प्लॉयमेंट की, अब वो बढ़कर तकरीबन 9% पे आ गई है। फीमेल्स में नियरली 100% इंक्रीज है। 2021 में 6% खवातीन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड थी, अब 10% खवातीन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना सर्वे है जो कि मिलियंस ऑफ मोर एडिशनल अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स का जिक्र कर रहा है। उससे ज़्यादा तशवीशनाक, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक सा कॉन्सेप्ट है, उससे आसान कॉन्सेप्ट जो है वो ये कि लोग क्या मुलाजमत के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात लगती है, वो ये कि तकरीबन 21 मिलियन से 22 मिलियन ऐसे यंग अफराद हैं जो 15 से 30 साल की उम्र में हैं, जो ना तालीम हासिल कर रहे हैं, ना वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, ना वो किसी तरह की ट्रेनिंग में हैं। तो 22 मिलियन ऐसे ये मर्द बिलाल और साहब बड़ी ख्वातीन इंपॉर्टेंट हैं। बात है। अली सलमान साहब की जाने मैं सबसे पहले यही पॉइंट लाऊंगा। ये अली सलमान साहब, जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ये वो कौन से नौजवान हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं? क्या ये एजुकेटेड हैं? क्या ये अनएम्प्लॉयड इस वक्त जो हैं, उनकी तादाद को किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है? देखिए ये एक जो इंटरेस्टिंग इसमें हमारे पास एक फैक्ट है, वो ये कि अगर आप अनएम्प्लॉयड नौजवानों का एक ट्रेंड देखें तो उसमें जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं उनका तनासब अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड से कहीं ज़्यादा है। जिसका मतलब ये है कि हमारी तालीम एक तो ये कि हमें जॉब के हसूल में मदद नहीं दे रही, बल्कि शायद ये कहना दुरुस्त होगा कि हमारी तालीम हमारी रोज़गार के रास्ते में रुकावट बन रही है। और उसकी एक ज़ाहिर है बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो तकनीकी तालीम के इदारे हैं, वो कमर्शियल सेक्टर से, वो इंडस्ट्रियल डिमांड से, वो जो दुनिया में जो स्किल्स की डिमांड है उनसे उनका ताल्लुक बहुत कमज़ोर है। जिसकी वजह से जहाँ पर हम एक तरफ तो बहुत बड़ा नंबर हम देखते हैं, जैसे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, हम हर साल 25-30 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से निकलते हैं, मगर उसमें जो एम्प्लॉयबल आईटी ग्रेजुएट्स हैं वो मुश्किल से 5,000 होंगे अगर आप इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स को देखें। जिसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ स्किल्स है, दोज हु आर एजुकेटेड इज नॉट इनफ। दूसरा, जो हमारे अनएम्प्लॉयड जो अनएजुकेटेड यूथ है वो कहीं ना कहीं फिर भी अपने आप को इनफॉर्मल सेक्टर में, कहीं मजदूरी में, कहीं बाहर जाकर कोई कारोबार या अपने लिए रोजगार ढूंढ लेता है, लेकिन हमारा जो तालीमी नौजवान है उसके लिए बहुत मुश्किल है। एक तो हम यहाँ पर अली सलमान साहब ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब जो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा खतरा हमारे सामने आया है वो एआई के जो बढ़ते हुए इस्तेमाल से जुड़ा है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जॉब मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से खतरात अब सामने आएंगे, जो 14% मुलाजमतें खा सकते हैं। ये पहले ही हमारे इतने खतरात हैं, ये तो एक बहुत बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा, और फिर अप स्किल करने की ज़रूरत है हमारे नौजवानों को अपने स्किल्स को। जी देखें, इसमें एक तो ये टेक्नोलॉजी से, एआई से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें अपने स्किल्स में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है, और ये पाकिस्तान भी उसी ग्लोबल प्रोसेस का हिस्सा है कि बहुत सी एंट्री लेवल जॉब्स एआई की वजह से ख़त्म हो सकती हैं और ख़त्म हो रही हैं। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई मुतबादिल अभी तक तो मौजूद नहीं है, और अगर हम एआई को कंपेटिटर के बजाय अगर हम एआई को इंटीग्रेशन टूल के तौर पर समझें और उससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकें, अपने काम में, अपने रिजल्ट्स में इजाफा कर सकें, तो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए और इकोनॉमी के लिए ज़्यादा सूदमंद हो सकता है। जिसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि हमारी जो भी एजुकेशन स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हम पढ़ा रहे हैं, या हम जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, या एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हमें एआई के साथ इंटीग्रेशन करनी चाहिए ताकि हमारी अपस्किलिंग हो सके। अपस्किलिंग हो सके। हमारे साथ मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, आगे बढ़ाएंगे इसी हवाले से।
वेलकम बैक। बिलाल गिलानी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि गुफ्तगू हो भी रही थी, लेकिन अगर हम सूरत-ए-हाल को देखें, जो जॉब्स क्रिएशन है वो ज़ाहिर है बहुत कम हो रही है, लेकिन ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मौके बहुत महदूद होते जा रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है हुकूमत का इसमें बहुत रोल भी है, तो हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको फिर काउंटर करने के लिए? अब जैसे डॉक्टर अली सलमान ने बताया कि एक मेजर पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पिछले 25 साल में हमने तकरीबन 10 से 15 मिलियन के करीब अंडर ग्रेजुएट्स पैदा किए हैं। ये अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं ये एक नॉलेज इकॉनमी का ख्वाब दिखा कर हमने पैदा किए। यूनिवर्सिटियों को की रेगुलेशन जो है उसको हमने रिड्यूस किया, मगर उस तरह से नॉलेज इकॉनमी पाकिस्तान में कायम नहीं हो सकी, और ये एक डिमांड और सप्लाई का मेजर गैप है। इसी तरह से ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स पैदा किए गए, आज ही हमारी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक हमने देखा कि पिछले 25 साल के दरमियान तकरीबन 20 से 25 हज़ार PhDs भी पैदा किए गए। तो ये तमाम अफराद ऐसे हैं कि जिनकी एजुकेशन और जो मार्केट में इकॉनमी के जो हालात हैं, इनमें कोई जो है वो दे डोंट मैच ईच अदर बाय लार्ज मार्जिन। तो हमें ये देखना होगा कि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हमें अपनी एजुकेशन को ना सिर्फ चेंज करना है, करिकुलम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हमें मजीद प्लम्बर्स की जरूरत है तो हम ठीक है। तो थोड़ी सी बिलाल साहब वक्त की भी किल्लत है, मैं लास्टली अली सलमान साहब से भी एक कमेंट ले लूं। अली सलमान साहब, ये जो ब्रेन ड्रेन है हमें समझ नहीं आता इसको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। कभी हम कहते हैं ये मैन पावर एक्सपोर्ट्स है, और ज़ाहिर है हुकूमत उसको ऐसे देखती है कि हमारी रेमिटेंसेज में भी इजाफा होता है। पहले तो कैसे समझा जाए ब्रेन ड्रेन को? देखिए, ये हमारा चूँकि अब बात ये है कि पाकिस्तान की अगर प्राइवेट सेक्टर में, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में अगर इस के टैलेंट के लिए गुंजाइश मौजूद है, डिमांड मौजूद है जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो वो यकीनन यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। लेकिन चूँकि कंपटीशन है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर की बात है, तो वो बाहर चले जाते हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता, लेकिन इसलिए नहीं होता कि रेमिटेंस की हमें फ़िक्र है, बल्कि इसलिए कि ये दुनिया टैलेंट की कंपटीशन की दुनिया है। जहाँ पर आपको बेस्ट मार्केट प्लेस मिलेगी, टैलेंट वहीं जाएगा। तो असल सवाल हमारे इदारों के लिए है, बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, कि वो ऐसा इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करें कि टैलेंट को रिटेन कर सकें, नहीं तो वो बाहर जाएगा। और ठीक है, उससे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि हम अपने टैलेंट को रिटेन कर सकें। अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें वक्त दिया, और बिलाल गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।